सभी दर्शकों को नमस्ते। आज फिर हमारे साथ सखा जुड़ गए हैं। जिन-जिन लोगों ने पहला इंटरव्यू देखा है सखा जी का, तो उससे परिचित ही है, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं, उसके लिए छोटा-सा परिचय ये है कि सखा जी का सखा वेलनेस रिसोर्ट करके सहारनपुर देहरादून से आगे उसका वेलनेस रिसोर्ट है और वहाँ पे अलग-अलग ध्यान विधि और उसकी शिविर चलती है। तो आज हम जो मिले हैं, आज स्पेसिफिकली जो फर्स्ट इंटरव्यू में बात हुई थी कि हम सेकंड इंटरव्यू एस्ट्रोलॉजी पे करेंगे और वही सखा जी ने बताया था कि एस्ट्रोलॉजी पे एक अलग सा एंगल वो हमको देंगे। तो बिल्कुल आज हम उसके लिए मिले हैं। तो सखा जी आपका फिर से स्वागत है स्पीक बिंदास पे। नमस्कार देवांग जी। जी, जी। एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट ऐसा है कि बहुत वाइड है। जैसे उसकी कुंडली की भी बात करो तो 12 घर या 12 भाव कहते हैं, फिर 12 राशियाँ है, फिर उससे जी, उसका नाम होता है और जीवन के हर पहलू पे एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव है ऐसा और एस्ट्रोनॉमी भी है, प्लैनेट्स की बात है। तो ये सब कुछ है, तो फिर मैं वही आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आप जो एस्ट्रोलॉजी करवाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो कहाँ से कैसे यूज़फुल है? देखिए अगर आप थोड़ा समझना शुरू करें तो ये कि सखा वेलनेस हमारा रिज़ॉर्ट्स हैं, तो वेलनेस का है तो यहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित जो है लोग आते हैं इलाज वगैरह के लिए। लेकिन एक डिवाइन हीलिंग रिज़ॉर्ट्स हमने इसको नाम दिया तो उसमें यहाँ पे मेडिटेशन के लिए भी लोग आते हैं। यहाँ पे शांति के लिए भी लोग आते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी और सब चीज़ों की गाइडेंस के लिए भी लोग आते हैं। तो देखिए देवांग जी, अ, हम ओशो से जुड़े हुए हैं, तो ओशो ने बहुत बार कहा कि एक जीवित गुरु की जरूरत पड़ती है। एक जीवित गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है? एक जीवित गुरु की जरूरत इसलिए पड़ती है, जैसे ओशो एक ऐसे गुरु थे जो कि मैसेंजर की तरह आए और एक मंच पे बैठ के लाखों लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो लाखों लोगों को संबोधित करना एक अलग बात होती है, लेकिन एक गुरु के साथ रह के जब कोई शिष्य लंबे समय बिताता है तो गुरु उसको सही से गाइड कर पाता है, क्योंकि लंबे समय बिताने में गुरु उसकी अच्छाइयां बुराइयों से परिचित होता है और देख पाता है उसकी क्षमताएं क्या हैं। लेकिन हमने बहुत लंबे समय से एक सखा परिवार करके एक व्यवस्था चलाई जिसमें बहुत लोग रहे, और यहाँ तक कि 10-10, 15-15 साल बाद पता लगता है कि कुछ उनके ऐसे फेसेस हैं जो वो छुपते आए थे। तो 10-15 साल एक व्यक्ति के साथ काम करना ये भी एक बड़ी दिक्कत का विषय हो जाता है कि हम कितने लोगों के काम आ सकते हैं। तो मेरे अंदर हमेशा एक विचार चलता था, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि हम व्यक्ति को वो आए और हम कुछ पल में उसे जान लें कि वो किस तरीके की योग्यता रखता है और हम उसे गाइड कर सकें। ओशो ने 112 ध्यान विधियां दी, तो इसका इसका क्या कारण है? कारण यही है कि अलग अलग व्यक्तित्व के लिए अलग अलग विधियों का निर्माण है, कोई व्यवसाय तो था नहीं। तो आखिर ये कैसे संभव होगा? तो इसकी खोज में चलते-चलते एस्ट्रोलॉजी तक पहुंचना हुआ। और एस्ट्रोलॉजी का उपयोग सबसे ज्यादा हम जो करते हैं वो करते हैं लोगों की बीमारियों को ठीक करने के लिए, और साथ ही साथ जो स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए लोग आते हैं उनके लिए। और कभी-कभी कुंडली में बहुत स्पष्ट पता लगता है कि ये व्यक्ति जो कि ध्यान से अपनी यात्रा करना चाह रहा है स्पिरिचुअलिज्म की, ये यात्रा ध्यान से संभव नहीं होगी। इसके जीवन के कर्मों से ही से सीखना पड़ेगा। और वहां पे हम उसे मना करते हैं कि आप ध्यान मत करिए। और कभी-कभी कोई व्यक्ति आता है तो हम उसके ये पता कर सकते हैं कि कौन सी ध्यान विधियां इसके चित्त के लिए कारगर रहेंगी और कौन सी ध्यान विधियां इसके चित्त को नुकसान पहुंचाएंगी। तो वो भी गाइडेंस हम दे सकते हैं। तो इसलिए ज्योतिष का इस तरीके का इस्तेमाल है जो हम लोग करते हैं। और इसको अगर समझना हो तो बहुत आसानी से आप ऐसे समझें कि जैसे ओशो की विधि है एक डायनेमिक। तो डायनेमिक जो जी। विधि है ये तंत्र के साधकों के लिए उपयोगी है, जो अपने मन को उलीचना चाहते हैं तो उनके लिए उपयोगी है। लेकिन अगर आप विपस्सना की बात करें तो विपस्सना जो है वो योग के साधकों के लिए आ जाएगी। अगर आप इवनिंग सत्संग की बात करें तो वो भक्त के लिए आ जाएगी। तो जो भक्त के लिए उपयोगी है वो तंत्र के लिए नुकसानदेह है, जो तंत्र के लिए उपयोगी है वो योग के लिए नुकसानदेह है। अब मोस्ट ऑफ होता ही है कि हम एक कैंप में जाते हैं, 5 से 6 ध्यान होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और वहां एक व्यक्ति सभी ध्यानों से गुजरता है। तो एक में वो दूध बॉयल कर रहा है, दूसरे में पानी डाल दे रहा है, फिर किसी का बॉयल हो रहा है फिर पानी पड़ रहा है।
तो उसके दिमाग को तो ये संतुष्टि होती है कि हमने तो ध्यान शिविर कर लिया, और उसका उपयोग उसका मन कर लेता है कि बेटा हो गए तुम ध्यानी अब। तो हम्म। एक झूठे समाज को, झूठे ध्यानियों को, झूठे मेडिटेशन करने वालों का एक भंडार हो गया है। तो हम उसमें से फिल्टराइजेशन का काम करते हैं कि अगर आप कुंडली दिखाते हैं तो हम फिल्टर करके आपको बता सकते हैं कि आपके लिए क्या उपयोगी है और क्या नहीं। तो ये तो चीजें पता इसमें लग। जी, जी, जी। तो इसमें थोड़ा स्पेसिफिकली बात करें, जैसे आपने कहा कि कुछ नंबर्स होते हैं, वो ध्यानी के लिए है, कुछ योगी के लिए है, कुछ भक्त के लिए है। तो जी कहीं न कहीं मतलब एस्ट्रोलॉजी में आता है कि मतलब केतु है, नंबर 7 है, तो वो स्पिरिचुअलिटी के लिए मतलब परफेक्ट है। तो देखिए, एक हाँ, हाँ जी, हाँ जी, ये तो एक एक कुछ देखिए ऐसी केवल एक छोटी चीज। ट्रेडिशनल जी, 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 जी। तो आप कैसे उसको इवैल्यूएट करते हैं कुंडली? जी। नहीं, उसमें उसमें कई चीजें हम देख रहे हैं। उसमें हुँ, डिग्री हुँ। देखते हैं ग्रहों की, साथ साथ उसके कौन से ग्रह पावरफुल है और वो किस तरीके से उसे जर्नी में सहयोगी हो सकते हैं। सूर्य की स्थिति देखनी पड़ती है क्योंकि सूर्य आत्मा की स्थिति है। उसके अलावा अब उसके कौन से ग्रह किस डिग्री पे हैं, उससे भी पता लगता है कि इसकी कॉन्शियस क्या है और इसका मन क्या है। मन क्या मांगता है, कॉन्शियस क्या मांगती है। जैसे देखिए, एक आदमी होता है, संतुष्ट तो वो होता है ध्यान में, लेकिन उसका मन मांगता है धन। तो ये दो विपरीत बातें हो गई ना। अब ये हुँ, दोनों विपरीत भी क्यों हो रही हैं, ये भी कुंडली से पता लग जाता है। तो देखिए, हम केवल ज्योतिष का ही उपयोग नहीं करते। हम लोग एक थेरेपी है जो हमारी, जिसमें हम लोग हाइड्रोजन का और इन सब का उपयोग करते हैं शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए। साथ साथ हम रागा का भी उपयोग हुँ, करते हैं। अब रागा क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी से हमारी एस्ट्रोलॉजी थोड़ी भिन्न है। फॉर एग्जाम्पल, किसी हुँ, व्यक्ति के अंदर ऊर्जा की कमी हो तो उसे बताया जाएगा कि आप मूंगा पहन लीजिए। अब मूंगा पहन लिए कि मतलब आप एक तरीके से मंगल की ऊर्जा को बढ़ा दीजिए। तो मोस्ट ऑफ वो उसको बताएंगे। लेकिन एक व्यक्ति मूंगा पहन रहा है, लेकिन वो खान पान में वो चीजों का ध्यान नहीं रख रहा जो चाहिए, तो वो मूंगा भी काम नहीं करेगा, है ना। केवल मूंगा पत्थर काम नहीं करेगा। दूसरी चीज, कितना काम करेगा। एक उंगली में अगर आप एक अंगूठी पहन लेते हैं, कितना कितना परसेंटेज वो आपके व्यक्तित्व में सहयोग कर पाएगी। अब यहीं पे अगर आप हमसे बोलें तो हम रागा के माध्यम से उसकी वो ऊर्जा जो मंगल की होती है वो बढ़ा सकते हैं। हम उसके व्यक्तित्व के अंदर जाके उन ऊर्जाओं को दे सकते हैं, और वो इतनी प्रभावशाली हैं। जैसे कि आपने, अगर आप रागा थेरेपी के माध्यम से अपने शरीर में ऊर्जा बढ़ाना चाहेंगे, हम लोग जो थेरेपी कराते हैं उसके माध्यम से, और वही आप मूंगा पहन के करना चाहेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हम आपको 21 दिन की थेरेपी करा रहे हैं और दूसरी तरफ आप मूंगा पत्थर पहन रहे हैं, तो अंतर ये आएगा कि हमारी 21 दिन की थेरेपी लगभग 1000 मूंगा पत्थर के बराबर इफेक्ट करेगी। आप समझने की कोशिश करिए कि हुँ, इतनी हुँ। पावरफुल उसको हम बना देते हैं कि वो आदमी के स्वभाव में आती है, आदमी के चित्त में आती है। हम स्वभाव पे काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति, हमने तो क्योंकि रोगों पे काम किया है, बहुत से लोग होते हैं, आईबीएस के केस आए हमारे पास कि आईबीएफ, जिसमें लोगों के बच्चे हुँ, नहीं हो हुँ। रहे थे, उनकी हुँ, स्पर्म्स हुँ। काउंटिंग कम थी। तो अगर स्पर्म्स काउंटिंग के लिए जाके आप किसी ज्योतिष से बात करेंगे, तो वो ज्योतिष आपको कहेगा कि आप जो है शुक्र की ऊर्जा बढ़ाइए थोड़ी सी, इसमें आपको सहयोग मिल सकता है। लेकिन वो शुक्र की ऊर्जा बहुत लोगों को सलाह दे रहे हैं, नहीं होता है। और हम सिंपली कुछ दिनों की थेरेपी के माध्यम से उसकी स्पर्म काउंटिंग बढ़ा सकते हैं। हम ये चीज कर रहे हैं और सक्सेसफुली कर रहे हैं। और कई लोग जिनके बच्चे होने की कोई संभावना नहीं थी, और उनके आज वो या तो बच्चे हो चुके हैं और या फिर वो अभी कंसीव किए हैं, और जब डिलीवरी होगी उनके वीडियोस भी पड़ जाएंगे, आप देख लीजिएगा। अच्छा, तो मुझे थोड़ा ये भी समझना है कि ये बात तो हम एस्ट्रोलॉजी की कर रहे हैं और आपने कहा रागा थेरेपी, तो वो क्या देखिए, है रागा रागा एस्ट्रोलॉजी थेरेपी? का पार्ट है। रागा एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। जी, देखिए, बहुत से लोग नहीं जानते कि एस्ट्रोलॉजी बहुत सी चीजों का बेस है। साइकोलॉजी का बेस एस्ट्रोलॉजी है। आज हम सिगमंड फ्राइड की साइकोलॉजी पढ़ते हैं। मैं आपसे कहूं, अगर आप ज्योतिष की नॉलेज रख लेना, तो आप 50-100 सिगमंड फ्राइड को खा जाएंगे। सिगमंड फ्राइड की जो हुँ, साइकोलॉजी थी, वो बच्चा है, केवल बहुत छोटा सा बच्चा, लेकिन वो किताबों के रूप में आया और हमें बहुत बड़ा लगता है। लेकिन जो आपका ज्योतिष है,
वो ज्योतिष इतना बड़ा है कि वहां पे कोई भी ऐसी साइकोलॉजी का पार्ट नहीं है जो ज्योतिष में नहीं आता। ज्योतिष यहां तक बता देता है, अगर सही से स्टडी की जाए, कि एक व्यक्ति की जिंदगी में धन आएगा बिना मेहनत करके, और वो व्यक्ति, उसको बचपन से शिक्षा मिल रही है कि धन के लिए मेहनत करो। आपने कई लोग ऐसे जिंदगी में देखे होंगे जो बहुत मेहनत नहीं कर रहे, बहुत धन है उनके पास। तो ज्योतिष कह रहा है कि तुम्हारी एनर्जी जो है, जो धन ला सकती है, वो एनर्जी कंफर्ट मांगती है, और आप उसे मेहनत दे रहे हो, तो एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। अब बताइए, इस तरीके की चीजें अगर ज्योतिष बता रहा है, और ये तो कोई साइकोलॉजी नहीं बताएगी। सिगमंड फ्राइड तो एक ही चीज कहेगा, मेहनत करो और पैसा कमाओ। लेकिन ज्योतिष जो है वो बहुत अलग तरीके का विज्ञान है। ज्योतिष आपकी ऊर्जा के तहत आपको आगे बढ़ाने का विज्ञान है। और मैं मानता हूं ज्योतिष एक ऐसा गुरु है आपके पास, जो आपको गाइड करता है, लेकिन आपके अंदर से भ्रम नहीं थोपता। भ्रम हटाने का काम ज्योतिष करता है, लेकिन बस हुआ यह है कि थोड़ी सी प्रश्न गलत लोगों ने किए, और फिर उसके आंसर देने की कोशिश कुछ ज्योतिषों ने की, जिसकी वजह से जो है वो ज्योतिष बदनाम थोड़ा हो गया, भ्रम पैदा हो गए। वो थोड़ा हो जाता है किसी भी फील्ड में है। देखिए, एक इकोनॉमिक्स का लॉ है कि नकली सिक्के असली सिक्के को चलन से बाहर कर देते हैं। ये ज्योतिष में भी हुआ है। बस मैं वही जानना चाहता हूँ कि ज्योतिष जो है, उसकी विड्थ जो है, उसकी डेप्थ है, वो मतलब बहुत है। तो इसका बहुत मतलब ये ज्यादा। भी है कि हाँ, तो इसका मतलब ये भी है कि इसमें कॉम्बिनेशंस इतने सारे बनते हैं, जैसे सभी उसको कहते हैं ना, काल सर्प योग इतने बनते हैं, वगैरह वगैरह। तो उसको आप स्पेसिफिकली, आप जो कहते हैं कि किसी की कुंडली देखी, तो देखिए, स्पेसिफिकली बता। मैं आपको मैं आपको एक चीज बता देता हूं, और वो थोड़ी सी बात आपको सुन के अलग लगेगी। ये जो योग वगैरह, ये जो आपने नाम लिया अभी ना, काल्प सर्प योग, या इस तरीके के बहुत सारे योगों की बात की जाती है, ऐसे जी। कोई योग होते नहीं। ऐसे कोई योग होते नहीं। ये अच्छा। ना, ये कुछ ज्योतिषों का पान में गुलूकंद डालने जैसा काम किया गया है, कि उन्होंने इसको थोड़ा सा, जैसे कि भय भय से बिजनेस चलता है, तो भय के लिए कैसे शब्द यूज, देखिए दो चीजों के से मन हमारा कंट्रोल होता है, एक भय से, दूसरा लालच से। हम्म। और दो चीजें बहुत से ज्योतिषों ने उपयोग की, उनको लगा ये मार्केटिंग की स्ट्रेटजी अच्छी है, लोगों को डराओ। काल सर्प योग, काल डराने वाला शब्द है, सर्प लग जाता तो फिर आदमी की और भी ज्यादा जो है वो भय व्याप्त हो जाता है उसमें। फिर काल सर्प योग उन्होंने बना दिया, अब आदमी डर गया। अब इसका उपाय वो ज्योतिषों से मांगेगा, और ज्योतिष उसको उपाय बताएंगे, वो अपना काम करेंगे, भय का विज्ञान है। दूसरा आप देखते हैं सबसे ज्यादा एक होता है उनका राजयोग। राजयोग, उसमें लालच आपने कहा। हाँ, आपको मालूम है कि लगभग हर 5वीं कुंडली में राजयोग होता है। अच्छा। हाँ, अब हर 5वीं कुंडली में राजयोग है, कितने राजा हैं। तो हम हम्म। इस तरीके की बातों में यकीन नहीं रखते, ना इस तरीके की बातों में फंसाते हैं। हम सीधी सी बात कहते हैं कि देखिए, सीधा सा विज्ञान समझिए। आप बाजार जाते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने खरीदना क्या है। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमें कहां से खरीदना है। तीसरी चीज पता होनी चाहिए कि आपको उसे खरीदने के लिए आपकी पॉकेट अलाउड करती है कि नहीं करती। सीधी सी बात के तहत हम अपने पैसे देख के चुनाव करते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। ज्योतिष यही बिल्कुल सीधा सा विज्ञान है। आपकी चाहते क्या हैं, उस तक पहुंचने के लिए क्या आपके ग्रह आपके साथ हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो वर्तमान की परिस्थितियों में आपको कैसे उनका अनुसरण करना है, कैसे उनका सहयोग करना है, और कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। सिंपल सा विज्ञान है ये, बिल्कुल ऐसा ही है। युद्ध चल रहा है, आपके पास स्टेन गन नहीं है, लेकिन आपके पास लठिया है, तो आपसे लठिया से कैसे युद्ध आप लड़ सके, ये सिखाया जाएगा। अच्छा, तो उसमें सखा जी कोई स्पेसिफिक है कि भाई एक ग्रह है जिसकी कुंडली में यहाँ पे एक भाग घर में भाव में, तो उसका स्पेसिफिक स्पेशलिटी ये है, दूसरा ग्रह है, तो ग्रह के कॉम्बिनेशन में आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि कौन सा ग्रह क्या है।
क्या इफेक्ट डाल देखिए लेता है? जी। देखिए 7 रंग हैं जिस तरीके से, सातों रंगों के अपने प्रभाव होते हैं। उसी तरीके से 7 ग्रह हैं, 7 ग्रह के अपने प्रभाव हैं। सूर्य का अपना प्रभाव है कि सूर्य आत्मा है, क्योंकि अगर हम देखें तो सूर्य से ही सब ग्रह बने और हमारे जीन कोड में जो है सूर्य बैठा हुआ है। तो हम सूर्य को अपनी आत्मा कह सकते हैं, क्योंकि जीन कोड वही है हमारा। सूर्य से ही सारे लोगों का जीन कोड बना है, इवन कि ग्रहों का भी बना है, चंद्रमा का भी बना है, हमारा और आपका दोनों का बना है। तो उसमें सब में सूर्य की है, तो सूर्य को आत्मा कहा गया। आत्मा के साथ साथ समझाने के लिए उसको दृष्टिकोण से राजा भी कहा गया। अब चंद्रमा की बात आ जाती है, जैसे हम समझना चाहें कोई भी व्यक्ति, फिलहाल तो अभी कुछ दिनों बाद हमारे कुछ वीडियो आ रहे हैं जिसमें हमने बहुत सरल भाषा में ज्योतिष को सिखा रहे हैं लोगों को। हम चाहते हैं लोग जी। सीखें, ज्योतिष सीखें, हुँ, और सबको राइट। सीखना चाहिए। हर घर एक ज्योतिष को सीखना जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष एक लैंग्वेज है। ज्योतिष जिस लैंग्वेज में बात करता है, अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आ रही तो समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा समझाता हूं। तो जैसे सूर्य है, सूर्य आत्मा हो गई। सूर्य को अगर समझना हो तो आप बिल्कुल सीधे से समझ सकते हैं, सूर्य कभी भी 1 मिनट भी लेट नहीं होता, उसकी गति एकदम बिल्कुल परफेक्ट होती है। हुँ, ठीक है। अब यही बात अगर आपको व्यक्तित्व में समझनी है तो राजा राम को देख लीजिए। राजा राम जो हैं वो सूर्य के सबसे अच्छे उदाहरण हैं, और ज्योतिषों ने भी उनको समझाने के लिए या बताने के लिए, वो कौन है, वो सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंश में सबसे अच्छा कोई व्यक्तित्व अगर पैदा हुआ तो राम हुए। इसलिए सूर्य को समझना हो तो राम के कैरेक्टर से समझें। अब आप चंद्रमा पे आ जाते हैं, चंद्रमा को समझना हो तो आप कृष्ण से समझ सकते हैं, वो चंद्रवंशी हैं। चंद्रवंशी में सबसे ऊंची स्थिति पे कृष्ण पहुंचे। आप कृष्ण के कैरेक्टर को समझेंगे, आप चंद्रमा के कैरेक्टर को समझ जाएंगे। आप मंगल के कैरेक्टर को समझना हो तो आप हनुमान से समझ लीजिए। हनुमान का कैरेक्टर बिल्कुल मंगल का कैरेक्टर है। मंगल क्रोध भी है, मंगल ऊर्जा भी है, मंगल शरीर जो है वो बहुत ताकतवर है, लेकिन बुद्धि जानवरों वाली है ना। लेकिन गणितज्ञ अच्छा है। एक एक गणित बहुत अच्छी होती है, जानवरों में गणित बहुत अच्छी होती है। वो जानते हैं कि किस मौसम में कहाँ कैसे करके क्या चीजें करनी है। लेकिन अगर उनको आप संजीवनी बूटी लेने भेजेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा तो वो पूरा पहाड़ उठा लाएंगे। ठीक है। हुँ, हुँ, अब आपको बुद्ध को समझना है तो आपको बुद्ध को समझ लेना है। मस्ती एकदम, बुद्ध वाला आदमी मस्त होता है, जिंदगी को एंजॉय करता है, राजकुमार जैसा। राजकुमार जो होता है उसे राजा जैसे सुख प्रदान होते हैं, लेकिन उसको काम कुछ नहीं होता, जिम्मेदारी कुछ नहीं होती। तो सामान्यतः जब हम राजा का एक सोच रखते हैं कि हम राजा हो जाएंगे, तो हमारी सोच होती है हम अंगूर खा रहे हैं। तो अंगूर राजा नहीं खाता, अंगूर राजकुमार खाता है। राजा तो बेचारा काम करता है। सूर्य तो काम कर रहे हैं। अब रामचंद्र जी तो बेचारे परेशान है, वो अंगूर कहाँ खा रहे हैं, कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है रामचंद्र जी बैठे अंगूर खा रहे थे। लेकिन राजकुमारों के संबंध में उल्लेख है कि वो अंगूर खाते रहते हैं। तो बुद्ध इस तरीके का होता है, लेकिन बुद्धिमान भी होता है। अब उस पर प्रेशर नहीं ना माइंड पे, वो बुद्धि जी रहा है बड़ी मस्त से। फिर बृहस्पति को देखना है तो उन्हें आप ज्ञान के रूप में देख सकते हैं। उन्हें ऐसा मान लीजिए कि कोई ऋषि हैं और राजा को एडवाइस करते हैं, लेकिन राजा को एडवाइस करते हैं इसके लिए नियुक्त तो राजा ही करता है। तो वही बृहस्पति की स्थिति है। फिर शुक्र की स्थिति है। शुक्र ऐसा समझ लीजिए विपक्ष है। दुनिया में पहली बार शुक्र ने ये बात उठाई थी कि राजा जी, आपके राज्य में आप कहते हो जो शराब पिएगा, जो मांसाहार करेगा, जो स्त्रियों का गमन करेगा, वो मोक्ष को नहीं प्राप्त हो सकता। तो सूर्य ने पहली बार ऑब्जेक्शन उठाया था, शुक्र ने, शुक्र कि ने। ऐसा हुँ, कैसे हो सकता है भाई, दारू पीने वाला भी तो आपका पुत्र है, उसकी भी सोचो। आप राज्य के आखिरी व्यक्ति तक क्यों नहीं सोचते? दुनिया का आखिरी व्यक्ति भी एनलाइटेड होना चाहिए। तो ऐसे में शुक्र ने जो है वो विपक्ष की बात उठा दी। ज्ञानी है, तो जब उन्हें राजा ने कहा कि भाई तुम ज्ञानी बहुत हो, लेकिन तुम जो है ये चीज नहीं कर सकते, तो फिर वो क्या हुआ, असुरों के गुरु हो गए। इसीलिए उन्हें दैत्य गुरु कहा जाता है। तो आप ऐसे ऐसे कैरेक्टर समझ सकते हैं। शनि क्या है? शनि सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन इमोशनल हैं। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि सूर्य जो है वो क्यों टैक्स लेता है, राजा टैक्स क्यों ले रहा है, उसे तो प्रजा का भला करना चाहिए। तो वो इमोशनली है। अगर कोई व्यक्ति सच्चा हो और इमोशनली हो तो उसकी जिंदगी में क्या होगा, उसकी जिंदगी में लोग जो हैं सब छूट जाएंगे, उसका साथ छूट जाएगा। फिर शनि को साधना करनी पड़ेगी। साधना करने के बाद उनकी अकल आएगी कि राजा को टैक्स लेना पड़ता है तभी संसार चलता है। तो जब उनमें अकल आएगी तो सम्मान पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं साढ़े साथी में बड़े कष्टों से गुजरना पड़ता है,
लेकिन फाइनली अगर आप सही गुजरे, ईमानदारी से गुजरे, तो जाते जाते शनि आपको बना भी जाता है। तो देखिए कितना इजी है, कितना एक सहज भाषा में मैंने एक सातों ग्रहों को आपको कहा। अब दो ग्रह और हैं, राहु केतु। तो मैं ये भी बिल्कुल। कह सकता हूं कि दुनिया में सबसे पहला झूठ देवताओं ने बोला। देवताओं ने सबसे पहला षड्यंत्र किया जब जो है उन्होंने असुरों को जो कहा कि इन्हें नहीं मिले, इन्हें अमृत ना मिल जाए, तो उन्होंने षड्यंत्र रचा। उन्होंने जो है उसको बुलाया, विष्णु को मोहिनी के रूप में, और फिर उसके बाद की पूरी कथा है कि वो उसका सर काट दिया और वो एक राहु केतु बन गया। लेकिन समझने की बात है, अब मेरा दृष्टिकोण है, समझने की बात यह है कि राहु केतु तो अच्छे लोग थे, उन्हें तो देवताओं की चाल पता लग गई, इसका मतलब बहुत ज्यादा अच्छे थे। और कहीं ना कहीं वो जब बैठे, अगर देवताओं से ऊंची दृष्टि तो विष्णु की रही होगी ना, तो विष्णु को नहीं दिखाई दिया कि ये कौन है, विष्णु ने उनको पिला दिया। अरे विष्णु ने जानबूझ के पिलाया। उन्होंने कहा देवताओं से कि तुमने पहली बार षड्यंत्र रचा है, अब तुम पूरी जिंदगी झेलो इन लोगों को। राहु केतु का जन्म उन्हीं ने करवाया, उन्होंने कहा हम करवाते हैं, अब तुम्हारे पीछे हम दुष्ट लगाएंगे तभी तुम्हें अकल आएगी। हर अच्छे आदमी को जीवन में परीक्षा देनी पड़ती है। हर अच्छा आदमी जो अपने को देवता तुल्य मानता है, उसे बहुत परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। वो परीक्षाएं लेते हैं राहु केतु। अब राहु केतु को अच्छा। बुरा मानते हैं लोग, मैं कहता हूं ये परीक्षा लेते हैं। बिल्कुल, राहु केतु को तो ऐसा कहते हैं कि कलयुग के सबसे जो दो इफेक्टिव जो है ग्रह, वो राहु केतु है। कलयुग के नहीं है, जब से पैदा हुए हैं तब से ही वो हैं। वो जब नहीं, से लेकिन पैदा राहु हुए हैं तब से ही हैं, और उनका प्रभाव बहुत अच्छा है। और दोनों ही देखिए, आखिर क्या दोष था? आखिर उनका दोष यही तो था, वो अमृत पीने गए थे। अमृत कौन नहीं पीना चाहता? हम और आप सब पीना चाहते, हर हर किसी को अमृत चाहिए। तो अमृत पे जिसकी नहीं। दृष्टि हो, वो बुरा कैसे हो गया? लेकिन उसके साथ छल हुआ। दुनिया में पहला छल देवताओं ने किया और राहु केतु के साथ किया। इसीलिए उनको इतनी बड़ी पावर मिली कि सबको सता सकते हो। अच्छा, जैसे राहु को मैनिपुलेटिव कहते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह। मैनिपुलेटिव। देखिए मैनिपुलेटिव तो ये है कि वो तो उसकी शिक्षा है ना। आखिर राक्षस की शिक्षा जिस घर में होगी, वहीं से तो उसका विचार आएगा। लेकिन मैनिपुलेशन के बाद आप ये क्यों नहीं देखते कि केतु के बगैर मोक्ष नहीं में, केतु मोक्ष भी तो कराता है। लेकिन परीक्षा कौन लेता है? राहु लेता है। राहु से लोग क्यों डरते हैं? राहु परीक्षा लेता है। परीक्षा कौन लेगा? जिसके पास कान होगा, जिसके पास आंख होगी, जिसके पास नाक होगी, जिसके पास मुंह होगा, परीक्षा तो वही लेगा ना। प्रैक्टिकल नीचे है की जो। बॉडी परीक्षा तो लेगी नहीं। लेकिन जो परीक्षा पास कर जाएगा, जैसे आपने आंखों से जो काम देखने का था कर लिया, तो फिर आपकी आंखें बंद। आपके कान के सुनने का काम कर लिया तो कान शांत। आपने खाने का बोलने का काम कर लिया तो मुंह चुप। तो जब सब चुप हो जाएगा तो सेटिस्फेक्शन कहां जाएगा? इनर नीचे की बॉडी में जाएगा। नीचे की बॉडी में मोक्ष है। तो पहले इससे निपट लो, इंद्रियों से निपट लो, उसके बाद आपको अतीन्द्रिय यात्रा करनी है। अतीन्द्रिय तो ध्यान होता है। कहीं पे लिखा शास्त्रों में कि इंद्रिय ध्यान करो। इंद्रिय भोग है, अतीन्द्रिय ज्ञान है, अतीन्द्रिय ध्यान है, अतीन्द्रिय मोक्ष है। तो कितना स्पष्ट पूरा ही धर्म ग्रंथ जो है ज्योतिष का, वो आपके अध्यात्म की ही एक एक ऐसी बातें बता रहा है जो कि अध्यात्म में भी नहीं बता पा रहे हैं। हजारों शास्त्र जो नहीं कह रहे हैं, वो मात्र ज्योतिष के छोटे से एक उसमें चैप्टर में लिखा हुआ है। लेकिन फिर सखा जी उसके कॉम्बिनेशंस भी आते हैं ना, जैसे किसी देखिए का अब हम्म ये तो कॉम्बिनेशन की बात ये है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सिखाने वाले के ऊपर भी बहुत सी बात होती है। अब मैंने आपको कितनी देर लगी कि 7 ग्रह के बारे में बताया, और मैंने तुरंत ही उसके साथ कुछ ऐसी चीजें भी आपको बता दी जो आपके मस्तिष्क में बड़ा हल्का बना गया होगा कि अरे ये बड़ा इजी है। अब ये 12 कमरों का इतना, अब 12 में 12 राशियां, फिर उनका कॉम्बो, फिर उनकी ये सब भटका, मतलब मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप अपने
चैनल में आप हमारे वो वीडियोस जो कि आने वाले समय में आने वाले हैं, आजकल रिकॉर्डिंग चल रही है, वो आएंगे जी। तो आप सारा उनको दिखा सकते हैं बहुत इजी भाषा में। मात्र अगर 10-12 घंटे टोटल होंगे तो 10-12 घंटे अगर आदमी सुन ले तो वो ज्योतिष सीख जाएगा। मतलब उसको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या कौन सा बिल्कुल, ग्रह कैसे देखिए किए। बेसिक, आपको बेसिक नॉलेज चाहिए। एक हुँ। चित्रकार एक बार एक बोर्ड बना रहा था, बोर्ड पे वो मोटरसाइकिल बना रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे गुरु ने क्या तुम्हें मोटरसाइकिल बनानी सिखाई थी? बोले नहीं। हमने कहा क्या सिखाया था? उसने कहा ब्रश चलाना, कहां पे कौन सा ब्रश इस्तेमाल करना, रंगों का कैसे मिलान करना, बाकी दुनिया के सारे पेंटिंग हम कर लेते हैं। उसी तरीके से यदि आप 7 ग्रह, 2 छाया ग्रह, इनके बारे में जान गए, 12 घर कहां पे जाके किसको क्या करना पड़ता है वो जान गए, तो आप ये समझ लीजिए कि जो ग्रह बदल रहे हैं उनकी परिस्थिति, ये 3-4 बातें जाननी है। अगर आप ये जान गए तो आपके पास एबीसीडी आ गई। अब आप जितनी बुद्धि लगाएंगे उतना अच्छा खोज के लाएंगे। हुँ। तो बेसिक अच्छा। नॉलेज हम हुँ। आपको दे देंगे। हुँ। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी से कितना स्पेसिफिक आइडिया आ सकता है? जैसे ज़्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करते हैं कि भई मेरी शादी कब होगी? स्पेसिफिक टाइम, मुझे जॉब कब मिलेगी? या मुझे फ़ॉरेन जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? या स्वास्थ्य के बारे में पूछते अब देखिए, प्रश्नों जी। को सुधार देते हैं। अगर प्रश्नों को सुधार हुँ। दें तो चीज समझ में आ जाएगी। शादी से परमात्मा का कोई लेना देना नहीं। शादी से लेना देना है आपका। शादी से लेना देना है समाज का। तो परमात्मा ने शादी नहीं बनाई, तो एस्ट्रोलॉजी में शादी नहीं लिखी होती। उसमें यह लिखा होता है कि कब आपका चित्त शादी के लिए भड़का हुआ होगा, हुँ। कब आपके अंदर ज्यादा नीड पैदा होगी। तो जिस समय ज्यादा नीड पैदा होगी उस समय आप ज्यादा प्रयास करेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी अगर कोई ईमानदारी से बताएगा तो ये बताएगा कि इस वक्त से इस वक्त के बीच संभावना अधिक है शादी की। आप मुझसे बोले मैं मना कर दूंगा, शादी नहीं बता सकता और ना बताऊंगा। अब इसमें कोई लोग हैं तुक्का मार दें, उसने कहा चल बता दिया इस महीने होगी, उसी वो निकले कि 6 महीने बहुत ज्यादा एनर्जी हायर होगी। 6 महीने में उसने बता दिया कोई सा एक महीना जब हायर होगी, 2 महीने सोचेगा, तीसरे चौथे महीने में पहुंचेगा, तब तक शादी की व्यवस्था होगी। तुक्का मार दिया, वो 3 निशाने पे लग गया। बस आप थोड़े 25-30 ग्राहक और ले आओगे उसके पास। लेकिन अगर सोच के देखो, परमात्मा ने शादी बनाई, जिसने ग्रह बनाए उसने शादी बनाई, उसने नहीं, स्वभाव उसने बनाया, हुँ। उसने उसने तो नहीं बनाई, स्वभाव लेकिन ये हाँ, लेकिन उसने जो हमको बनाया, तो हमारे जीवन में तो ये सभी स्टेप्स आते हैं। देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हुँ। शादी स्टेप जो है वो इन अर्थों में है कि हमें एक पार्टनर की आवश्यकता होती है। इन अर्थों में हम शादी को लेते हैं। पार्टनर की आवश्यकता में कितनी नीड है, क्या है, और कब कब ग्रह ऐसे बनेंगे कि आपको पार्टनर की आवश्यकता बढ़ेगी, यहां तक कि कब कब आपको बहुत अकेलापन फील होगा, ये सब स्टडी हो सकती है। उसके बाद साइकोलॉजी का बेस करके एक व्यक्ति को बताया जा सकता है कि भाई तब तब संभावना है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं बता सकता। वो बात झूठ है। अगर कोई ज्योतिष बता देता हो तो मैं 10 कुंडली भेजूंगा, 10 की पक्की बता दे। वो मैं खुद कह रहा हूं, नहीं बता सकता। तुक्के 10 नहीं सटीक बैठ सकते। तुक्कों का परसेंटेज होता है, 3-4 सटीक बैठ जाएंगे। जो चीज सटीक बैठ सकती है उसकी बात होनी चाहिए, जो ज्योतिष जिसके लिए बना है। अब कुछ लोग आ जाते हैं, अब जैसे हाथ दिखाने कोई आ गया, या कोई पूछता मेरे कितने बच्चे होंगे, ठीक है, हुँ। एक आदमी के 6 अरब बच्चे हो सकते हैं, करेगा वो? बच्चे संख्या नहीं लिखी होती, क्योंकि आपके ग्रहों को नहीं पता था कि आप कंडोम पहने हो कि नहीं पहने हो। ये देखिए शब्द मेरे हैं, लेकिन आजकल यही चल रहा है। आपके ग्रहों को नहीं पता। ग्रह तो कहते हैं, आपका एक एक स्पर्म से जानता है कि वो एक कंटेनर खोज रहा है जहां जाके वो एक बालक बन जाएगा। लेकिन जिस समय आप उसे बाहर फेंक रहे हो, नहीं पता है ना कि आपने क्या यूज किया हुआ है।
आप उसे कूड़े में फेंकने की व्यवस्था कर रहे हो कि एक कंटेनर में, एक गर्भ में डालने की व्यवस्था कर रहे हो, ये नहीं पता है स्पर्म्स को। ये हमारी शिक्षाएं ऐसी हो गई हैं। और जिस समय ये शास्त्र लिखा गया था, उस समय कंडोम का जन्म नहीं हुआ था। हम्म। तो अभी आपने जो बताया कि ज्योतिष है वो सटीक चीजों के लिए बना है, तो जी, वो कौन कौन सी चीजें देखिए हैं कि जिसके लिए देखिए, ज्योतिष मैं बना आपको है? बताऊं, हम्म। ज्योतिष इस चीज के लिए बना है कि आपका व्यक्तित्व क्या है। जब कुंडली आपकी बचपन में जो डेट ऑफ बर्थ सबसे देखी जाती है, वो इस बात का प्रमाण होती है कि आपकी योग्यताएं क्या हैं, आपकी कौन कौन से आपको टूल्स मिले हैं। फर्स्ट हो गया। सेकंड चीज ये होती है कि इस समय की वर्तमान की स्थिति में क्या चल रहा होगा। ये वर्तमान की स्थिति देखने के लिए वर्तमान में ग्रहों को देखना पड़ता है कि वर्तमान में ग्रह क्या चल रहे हैं। फिर तीसरी चीज होता है, केवल ग्रहों पे नहीं होता है, दशाओं पे भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सबसे अच्छा ग्रह जो है वो शुक्र है, और शुक्र को आपको आपको इनाम देना है। लेकिन शुक्र कह रहा मैं तभी दे पाऊंगा जब मुझे मॉनिटर बनाया जाएगा। तो जब तक शुक्र आपका मॉनिटर नहीं बनेगा, आपकी जिंदगी में वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो शुक्र को मॉनिटर बना देखना है तो महादशा में देखना पड़ेगा। वो महादशाएं कब आपकी परिवर्तित होंगी, कब शुक्र की आएंगी, तब तब आपको लाभ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं और उससे बताया जा सकता है। लेकिन उसके बाद एक और चीज भी है जो लोगों को नहीं पता। कुंडली केवल यही नहीं कहती कि आप यही होगे। कुंडली, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी नियति की तरह कुंडली होती। नियति का अर्थ है कि जैसे मैंने गेंद फेंकी, ये कर्म है, और गेंद एक खास हाइट पे जाके गिरी, वो उसकी नियति है। अब नियति उसकी एकदम सैटन है कि वो गिरेगी। उछालना तो तय नहीं है, मेरा मूड अभी नहीं है, मैं नहीं उछालूंगा। लेकिन जब उछल गई तो गिरना तय है। तो बहुत कम ऐसी कुंडली होती है जो नियति की तरह होती हैं, उनका होना ही होना है। अब जैसे ज्योतिष हैं, मोस्ट ऑफ ज्योतिष एक बात करते हैं, वो गलत नहीं करते हैं, वो एग्जाम्पल तो सेट करने पड़ते हैं। अब मोस्ट ऑफ कुंडली वो अमिताभ बच्चन की उठा लेंगे और वो कहेंगे अमिताभ बच्चन की कुंडली में ये कहें अमिताभ बच्चन हुए। मैं ये कहूंगा कि उनकी कुंडली बिल्कुल नियति वाली कुंडली थी, उनको होना ही था। लेकिन बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसी कुंडलियां और भी मैं दिखा सकता हूं जिनकी कुंडली में कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं कर पाए। रीजन, उनकी ग्रह दशाएं, साथ साथ उनकी जो महादशा वो सही वक्त पे नहीं आई, या फिर उन्होंने जो फ्री विल्स होती थी, जो फ्री विल, देखिए 4 घर जो होते हैं वो मुक्त होते हैं आपके ज्योतिषी दबाव से, ग्रहों के दबाव से 4 घर मुक्त होते हैं। एक तीसरा घर है, तीसरा घर साहस का है, छोटे भाई बहनों का है। वो एक तरीके की शिक्षा है। शिक्षा सबसे पहले तय करती है कि आपका माइंडसेट क्या तैयार हो रहा है। शिक्षा का अर्थ नहीं किताबें, शिक्षा का अर्थ आपका एनवायरनमेंट, पारिवारिक एनवायरनमेंट, सारी चीजों से आपका एक व्यक्तित्व निर्मित होता है। वो व्यक्तित्व निर्मित होता है, उसके बाद छठा घर होता है जो रोग ऋण शत्रु का होता है। तो यानी कि आपने जो शिक्षा ली है वो किस प्रकार के फाइटर की शिक्षा ली है। आप उन परिस्थितियों में जब आपके सामने आएंगी तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। ये चीज भी कुंडली में, एक घर होता है जहां जाके आपकी परीक्षा होती है। फिर एक 10वां होता है कार्य का, कि आप उन चीजों को किस प्रकार के कार्य में उतारोगे अपनी क्षमताओं को। फिर एक 11वां होता है चाहतों का। सबसे ज्यादा अच्छा ग्रह, अगर आपकी चाहते ही गड़बड़ है तो आपको कुछ नहीं हो सकता। आपकी चाहत कुछ और है, कर्म कुछ और है। मूंगफली खा रहे हैं, चाहते राजा बनने की कर रहे हैं, लेटे हैं चारपाई पे और क्रिकेटर बनने के सपने देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं। तो ये जो चाहते हैं, गलत जगह अगर आपका प्लेसमेंट है, गलत जगह आपकी चाहते हैं, तो आप उस जिंदगी में नहीं पा सकते। इसीलिए मैंने कहा कि सभी चीजों पे डिपेंड होता है। ज्योतिष जब आपको सलाह देते हैं, अगर सही ज्योतिष आपको सलाह देगा तो वो ये सलाह देगा कि आपका ये, अगर आपकी चाह है, ये आपकी योग्यता है, तो आपको ये कार्य करने चाहिए। इस कार्य को करके आप आगे बढ़ के इस तरफ पहुंच सकते हैं। लेकिन वही बात है, मैंने एक दिन कहा था, मैं कई बार बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल, कि दो दो लड़के एक ही साथ एक ज्योतिष के पास पहुंचे, दोस्त थे। दोनों से कहा उसने कि 10 साल बाद तुम लोगों का राजयोग आएगा। दोनों बच्चे घर पहुंचे,
एक ने तुरंत अपनी मां से कहा, मां आशीर्वाद दे, मुझे राजा होना है, और मैं तो जो हूं अभी से लगता हूं, क्योंकि राजा बन के मुझे प्रजा का ख्याल करना है। ये उसकी दृष्टिकोण थी। तो उसने कहा, मैं प्रजा के बीच जाऊंगा, उनका ख्याल रखूंगा, उनकी जानकारियां लूंगा, उन्हें दिक्कतें क्या हैं मैं अभी से जानना शुरू करता हूं, क्योंकि 10 वर्ष बाद मुझे राजा होना है। वो चला गया। दूसरा था, उसने कहा, उसकी दृष्टि को क्या थी, अब ये चाह की दृष्टि है। एक का था कि मैं राजा बनूंगा, चाह है ये कि मैं भला करूंगा। एक की दृष्टि थी कि मैं राजा बनूंगा, अंगूर खाऊंगा। उसने कहा, मां अब तो मुझे सोने दे, आराम करने दे, 10 साल बाद उठा देना, तब अंगूर आ गए होंगे। वो सो गया। अब 10 साल तक वो हरामखोरी कर रहा है, और एक 10 साल तक जो है पब्लिक के बीच जाके काम कर रहा है। वो 10 साल बाद जो पब्लिक के बीच काम कर रहा है, सामान्य सी दृष्टि है, उसके राजा बनने की संभावना है। क्योंकि पब्लिक के बीच जो काम कर रहा है, वो एक दिन चुनाव लड़ेगा तो पब्लिक पहचानेगी, वो उसे जिताएगी और वो राजा हो जाएगा। और 10 साल बाद यही हुआ। एक जो था वो राजा हो गया, मिनिस्टर हो गया, और एक जो था वो 10 साल बाद उठा तो उसकी मम्मी उसके लिए अंगूर लिए खड़ी थी, बोले बेटा खा ले, अंगूर आ ले। अब आप समझ जाओ। तो ये है कहानी। हमें सबसे पहले लोगों के जो चाहते होती हैं उस पे काम करना होता है। अगर मेरे पास कोई गाइडेंस लेने आए तो मैं उसकी, हम लोग अपने फॉर्म भरवाते हैं जिसमें एनालिसिस का फॉर्म होता है, उसमें एक चीज भरवाते हैं, आपकी चाहते क्या है। फिर हम देखते हैं उन चाहतों के लिए आपकी कुंडली में आपके ग्रह कैसे हैं। फिर वो ग्रह ऐसे हैं तो फिर मैं आपसे पूछते हैं, उसमें और भी फॉर्म में चीजें होती हैं, तो पता लगता है कि वो हरकतें आप करते हैं कि नहीं करते। तो वो एक बहुत रिच फॉर्म हम लोगों ने डिजाइन किया है, जिससे हमें पता लग जाता है कि एक व्यक्ति की चाहते कुछ हैं और उसके कर्म कुछ हैं। अब आप देखिए, एक व्यक्ति अपनी लवर के साथ जो है वो खुले बाल में उसे मोटरसाइकिल पे बैठाल के और बियर पिलाना और घुमाना, मूवी दिखाना पसंद करता है, दिस इज, ये लवर है। लेकिन अगर आप उससे पूछें कि तेरी पत्नी कैसी होनी चाहिए, तो वो कहेगा पत्नी होनी चाहिए माँ बाप की सेवा करे, सुबह उठ के हमें चाय दे और घर में संस्कारी बन के रहे। तो उससे साफ कह सकते हैं कि ये प्रेमिका अगर तेरी पत्नी बनी तो तू बड़ा दुख पाएगा। देखिए, ये साइकोलॉजी के पार्ट हैं, और कोई भी साइंस जो है विदाउट साइकोलॉजी पूरा हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि ज्योतिष जो है वो साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ज्योतिष में सच बात तो यह है कि कैलकुलेशन का पार्ट केवल 5% है, 95% साइकोलॉजी का पार्ट है। 5% तो कैलकुलेशन है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जान सकते हैं, बिल्कुल उसकी जान स्ट्रेंथ सकते और वीकनेस। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई जैसे 5 लोग हैं, उसी की एक ही डेट ऑफ बर्थ है और टाइम भी सेम है, लेकिन पांचों के हम जीवन देखते हैं तो अलग अलग लगते हैं, हैं। तो उसका 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 कारण वही कहीं ना रीजन उसका वही रीजन उसको मैंने आपको बता दिया। देखिए, जो उसको सुनिए उसका एक्सपोजर। रीजन, देखिए, अगर वो व्यक्ति एक ही टाइम पे पैदा हुआ हो, एक ही जगह पैदा हुआ हो, तो कुंडली में बहुत कम ग्रह होते हैं जो इतनी जल्दी हिल जाएं। तो लगभग कुंडलियां एक जैसी बनेंगी। लेकिन फिर उसकी बात समझिए, परिवेश पे बात आ जाएगी। 5 बच्चे अलग अलग पैदा हुए तो परिवेश तो उनका अलग अलग है ना, परिवेश भी प्रभाव डालेगा। देखिए, गुरु ग्रह होता है। कहते हैं कि आप जिस गुरु को मानना शुरू करते हैं, तो यदि आप उसके प्रति श्रद्धा करते हैं, तो आपका वो प्लानेट, जो गुरु का प्लानेट मजबूत है, आपका वो मजबूत होने लग जाएगा। जो प्लानेट आपके गुरु का मजबूत है, आपका भी वो मजबूत होने लग जाएगा। जैसे ओशो का सबसे मजबूत प्लानेट जो था वो 9 नंबर में उनके बृहस्पति बैठा हुआ है, तो उनका प्लानेट अच्छे वक्ता का था। अब ओशो के जितने भी सन्यासी होते हैं, और कुछ हो पाए ना हो पाए, अच्छे वक्ता तो हो ही जाते हैं। अच्छा। देखिए, और कुछ हो पाए ना हो पाए, वक्ता तो अच्छे हो ही जाएंगे, क्योंकि वो गुरु का प्लानेट है। आप समझ गए ना बात को। तो उसी तरीके से माँ बाप गुरु होते हैं। माँ बाप के प्लैनेट्स भी बच्चों पे इंपैक्ट डालते हैं। माँ बाप के श्रेष्ठ प्लैनेट बच्चों को मिलते हैं, गिफ्टेड हैं। तो कुंडली कोई इतना छोटा विज्ञान भी नहीं है कि आप एक कुंडली देखी और सीधे से बात की। कई बार होता है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा केस बताता हूं। हमारे पास इस समय एक केस आया हुआ है। वो केस है कि बच्चे को ऑटिज्म है।
बच्चे को ऑटिज्म है, लेकिन बाकी बच्चा स्वस्थ है, मजे कर रहा है, कहते एकदम बिल्कुल वो ऑटिज्म के लक्षण प्रकट होते हैं। अब उसकी मां बहुत दुखी है, बच्चे की कुंडली देखी, बच्चे की कुंडली में तो बिल्कुल मस्त योग है, कोई दुख के योग ही नहीं है। अब मां को लग रहा है कि बच्चा ठीक होना चाहिए। अब उसके ठीक होने के जो प्रोसेस हैं, ऑटिज्म के बच्चे को ठीक करने के लिए जो खोजें हुई हैं, उनके आधार पे बच्चा तब ठीक हो सकता है जब उसकी मां से उसे एक वार्म हग मिले, और उस वार्म हग में मां के अंदर के ऐसे रेडिएशंस उस तक पहुंचे जिसमें मां बहुत कूल हो। अब मां कूल नहीं है क्योंकि बच्चे को ऑटिज्म है, मां टेंशन में है। तो अब मैंने जब उन दोनों को बैठाला, दोनों की कुंडली देखी, तो मुझे मां की कुंडली में दिखाई दिया कि मां की कुंडली में दुख है। तो मैंने एक बात पूछी, मैंने कहा आप बताओ कि रोगी आप दोनों में से कौन है? तो मां ने कहा बेटा। तो मैंने कहा एक बात बताइए, कैसे पता लगेगा कि कोई बीमार है? क्या लक्षण क्या है बीमारी के? तो बीमारी के लक्षण है दुख। तो मैंने कहा दुखी कौन है, आप कि बच्चा? तो उसने कहा अगर गौर करके देखे तो हम ही दुखी हैं। तो हमने कहा हम आपका इलाज करेंगे। तो बोले हम आए हैं बच्चे का इलाज कराने और आप हमारा इलाज करेंगे? हमने कहा हाँ, हम आपका इलाज करेंगे, आपके माइंड को शांति की तरफ लेके जाएंगे, और जब आप शांत होंगी, इसके प्रभाव आपके बच्चे पे आएंगे और बच्चा भी ठीक होने लगे। अब ये साइंस आपकी साइंस को जो माहिर की है नहीं समझ सकती, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करके उसका केस स्टार्ट कर रहे हैं, और मां भी तैयार हो गई है, ठीक है आप हमारा इलाज करिए, देखते हैं बच्चा ठीक होता। मां पूरी श्रद्धा से है, और पिछले 3 दिन से हम उसके प्रयोग पे काम कर रहे हैं। एक विशेष प्रयोग हमने किया रागा के माध्यम से, मात्र अभी थेरेपी स्टार्ट नहीं हुई, मात्र रागा के माध्यम से 3 दिन का प्रयोग है कि बच्चा जब जब जो है तनाव में होता है, हम मां को थेरेपी देते हैं, हम मां को रागा देते हैं, और इधर मां को रागा दिया, मां को शांत होती है और बच्चा शांत हो जाता है। 3 दिन से ये देख रहे हैं, ये प्रैक्टिकल बात है, ये कोई केवल बातें नहीं कर रहे हैं, हम ये प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका तो, मतलब जी, तो इसका मतलब सखा जी, जी जी जी, जी बोलिए बोलिए बोलिए। तो इसका मतलब ये भी हुआ ना कि कोई व्यक्ति अपनी कुंडली दिखाता है तो उसके साथ साथ वो अपने फैमिली की कुंडली भी एक साथ देखता है नहीं, तो पूरी इसका मतलब ये नहीं। नहीं, इसका अच्छा। मतलब ये नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली उसके पूरे व्यक्तित्व से, उसके जीवन से मैच नहीं खा रही है, तो तो इसका मतलब है कि और कुंडलियों पे काम होना चाहिए। इसीलिए हम लोग जब कुंडली देखते हैं तो बहुत कम केसेस में केवल कुंडली मंगाते हैं, ज्यादातर केस में हम पूरा एक फॉर्म भरवाते हैं, और वो फॉर्म ईमानदारी से भरा हो तो उसके पूरे व्यक्तित्व का हम मतलब उससे पूछे बगैर विश्लेषण कर लेते हैं कि इसमें गड़बड़ी कहाँ है। फिर अगर जरूरत पड़ती है तो उसकी मदर की कुंडली या फिर उसकी और किसी कुंडली की हम बात कर सकते हैं कि उसकी कुंडली दीजिए। कभी कभी बच्चे के प्रभाव भी माँ बाप पे आते हैं, ऐसा मत समझिएगा कि केवल प्रभाव जो है माँ बाप के बच्चों पे आएंगे, बच्चों के भी माँ बाप पे आएंगे, जी, तो वो देखना पड़ता है। मैंने भी थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी का अभ्यास किया, और मैंने तो खुद के लिए किया था ये जानने के लिए। उसमें मुझे सबसे ज्यादा क्लैरिटी न्यूमरोलॉजी से मिली कि भाई यही पता चला, कोई मतलब लॉटरी का नंबर वगैरह तो नहीं मिलता, लेकिन स्ट्रेंथ लोग ऐसा ही कहते हैं कि भाई अच्छा न्यूमरोलॉजी तो लॉटरी का नंबर बताओ, लेकिन हम्म, स्ट्रेंथ और वीकनेस जो पर्सनालिटी जी, है और जो हम्म, ग्रह के कॉम्बिनेशन है, वो पता तो लग कहीं ना जाते कहीं हैं। हाँ कि भाई मेरी वीकनेस है तो मुझे इस रास्ते पे चलूंगा तो मुझे मतलब एफर्ट्स स्ट्रगल ज्यादा देखिए, होगी। हम्म। न्यूमरोलॉजी अगर बात करें तो न्यूमरोलॉजी के साइन जो हैं वो सिर्फ आपके ग्रह की नॉलेज तक डिपेंड रहते हैं, ग्रह की नॉलेज बता सकते हैं। हाँ, फिर न्यूमरोलॉजी को और गहरा लेके अगर चले जाएं और वर्तमान की ग्रह स्थितियों से बात करें तो न्यूमरोलॉजी और आगे बढ़ सकती है। न्यूमरोलॉजी में एक सीमा है, एक दायरा है, एक लिमिट तक जा सकती है, उसके बाद न्यूमरोलॉजी जो है वो हैंड्सअप कर देगी। तो न्यूमरोलॉजी एक पार्ट है। न्यूमरोलॉजी को आप ऐसे समझ लीजिए कि एक व्यक्ति कुंडली देख के पूरा बताता है। अब सपोज दैट मैं अपने लैपटॉप की
बहुत सारी जानकारियां हैं इसमें, 1000 GB की जानकारी है। अब 1000 GB की जानकारी लेके मैं मार्केट नहीं जा सकता, तो मैं इसमें मोटी मोटी जानकारियों को अपने मोबाइल में डाल के मार्केट में चला जाऊंगा, और वहां पे अगर उसकी जरूरत पड़ी तो वो जानकारी यूज कर लूंगा। तो न्यूमरोलॉजी एक उसकी डमी पार्ट है जिसको लेके मार्केट में घूमा जा सकता है। अब मैं आपको इसको धर्म जगत से जोड़ के बताता हूं। देखिए, पार्ट ये भी है ज्योतिष का कि चेहरा देख के बताया जा सके कि इस व्यक्ति के कौन कौन से ग्रह सही होंगे, कौन कौन से खराब होंगे। व्यक्तित्व का निर्माण चेहरे से होता है, और चेहरा लग्न में बताया जा सकता है कि लग्न में क्या है, इसकी वजह से इसका चेहरा ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो अब महावीर के पास कोई व्यक्ति पहुंचा, महावीर ने उसको देखा, देखने के बाद आंखें बंद कर ली। अब पहले तो महावीर ने जब उसको देखा तो उसके चेहरे का उन्होंने एक एनालिसिस किया कि ये व्यक्ति का चेहरा। अब महावीर राजा के बच्चे हैं, ज्योतिष से वंचित तो नहीं होंगे, निश्चित ही ज्योतिष का ज्ञान होगा, भले ही महावीर ने उसको बताया नहीं लोगों को, लेकिन होगा, उन्हें जरूर होगा। तो उन्होंने जो है वो किसी व्यक्ति का चेहरा देखा, मात्र चेहरे से उसके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाया, उसके बाद आंखें बंद की। आंखें जब बंद करते हैं तो आप देखें किसी भी व्यक्ति का आपको ऑरा दिखाई देता है। अगर गौर करके देखेंगे आंखें तो कोई खास कलर उसके दिखाई देते हैं, और ये दिन में संभव है। अगर दिन में आप उसे सामान्य जगह जहां पे सूरज की रोशनी बैक एक ना हो, एक सामान्य सी रोशनी हो, जैसे पेड़ के नीचे बैठे हो तो सामान्य रोशनी है, तो एक आंखें बंद करके एक सहज स्वभाव का व्यक्ति उसके ऑरे को देख सकता है। हर ऑरा ये बताता है कि इसकी जिंदगी में दुख है कि सुख है, कि आनंदित है कि विषाद में है, क्रोधी है कि शांत है, सब बता सकता है। ऑरे का भी एक साइंस है पूरा पूरा, जैसे कलर विज्ञान है। तो अगर महावीर को ये नॉलेज है कलर विज्ञान की, और महावीर को नॉलेज है ज्योतिष की लग्न कुंडलियों की, तो किसी भी व्यक्ति का चेहरा देख के आंखें बंद करके वो जान सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर वर्तमान की स्थिति में क्या चल रहा है। और फिर वो आंखें खोल के सहजता से बोलेंगे कि बेटा इतने दुखी क्यों हो, कि बेटा तुम तो बहुत आनंदित हो, बेटा तुम्हें तो पितरों का आशीर्वाद है, बेटा तुम्हारा ये है। और आदमी का हैरान हो जाएगा कि यार बता कैसे रहे हैं, लेकिन वो एक साइंस है पूरी। जी, अभी तो क्लियर फोटोग्राफी आ गई है और अब देखिए क्लियर तो अभी आई तो महावीर से है ना। जी जी, महावीर पहले जो हैं वो कैमरे थे कल्याण फोटोग्राफी के। बिल्कुल। अच्छा, तो सखा जी अभी जो आपको सुन रहे हैं, आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में मतलब काफी छावट की और उसको काफी आपने थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट किया कि लोग समझ सके। तो अगर किसी को इच्छा होती है कि अपनी कुंडली जो है आपको मतलब दिखाए, अप्रोच करे, तो आपकी क्या सिस्टम है? देखिए हमारा सिंपल सा सिस्टम है। यदि कोई व्यक्ति हमें कुंडली दिखाना चाहता है तो आप नंबर दे दीजिएगा, तो उस जी, नंबरों वो पे वो डिस्क्रिप्शन में। या स्पेसिफिक तो नंबरों पे वो कॉल करके बात कर लेंगे, और उनको एक जो है वो लिंक दे दिया जाएगा। वो लिंक जो है वो ई फॉर्म का लिंक होता है, वो व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा। उसको वो अपने घर में भर सकते हैं, जितनी ईमानदारी से भरेंगे उतना उनको अच्छा एनालिसिस मिलेगा। उसके बाद जो है हम लोगों के प्रोसेस हैं कि किस तरीके के आदमी हमसे सोच रखता है। स्पिरिचुअल कुंडली दिखाता है अलग चीज है, अगर वो बीमारी का है तो अलग प्रोसेस है, अगर वो जनरली जानना चाहता है तो अलग प्रोसेस है। तो डिपार्टमेंट्स हैं। अब देखिए डिपार्टमेंट्स क्यों है उसको भी समझ लें, लोग नहीं समझते। जैसे किसी व्यक्ति की स्पिरिचुअलिज्म की नॉलेज अच्छी है और वो ज्योतिष सीखता है, तो वो स्पिरिचुअल एडवाइस बहुत अच्छी दे सकता है, क्योंकि वो उसका एक खास उसमें मास्टरेट है उसकी। कोई व्यक्ति अगर खुद पॉलिटिशियन रहा है तो वो व्यक्ति अगर कुंडली देखना शुरू करता है तो पॉलिटिक्स पे बहुत अच्छी बात कह सकता है। कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर रहा है और वो कुंडली देखना शुरू करता है तो वो डॉक्टरी के संबंध में गहराई से जा सकता है। उसी तरीके से हम लोगों ने काफी सारे लोगों को अपने टच में रखा हुआ है ज्योतिष, जो अलग अलग चीजों पे काम करते हैं। तो जैसे ही कुंडली जिस प्रकार की आती है हम उसी प्रकार के अप्रोच करके उसको स्पेसिफिक देते हैं कि आप इस पे ये काम करिए और फिर इसके बारे में जानकारी दीजिए। हम तथाकथित पंडितों की तरह काम नहीं करते कि आप आइए, समोसा भी हम बेच रहे हैं और जलेबी हम बेच रहे हैं, सब कुछ हम ही बेच रहे हैं। नथिंग। हमारे पास अलग अलग लोग हैं, अलग अलग काम करते हैं। हाँ, टीम थोड़ी बड़ी है और वो जरूरत है वर्तमान की, इसलिए कर रखी है। तो कोशिश ये करते हैं व्यक्ति को एक ऐसी सलाह दें जिससे उसका जीवन आनंदित बने। देखिए कई बार क्या होता है, हमारी चाहते गड़बड़ होती, और वो चाहते गड़बड़ ये है कि हर व्यक्ति की चाहत आजकल है कि आनंद तभी आएगा जब पैसा आएगा।
पैसे से बहुत सी चीजें आएंगी, आनंद का सीधे सीधे पैसे से लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोगों को यह पता है कि पैसा भी दुख लाता है, और यह तभी पता लगता है जब पैसा आ जाता है। ये बड़े मजे की चीज है कि पैसे के दुख का तब पता लगता है जब पैसा आ जाता है, उससे पहले नहीं पता लगता। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि उन्हें पैसा मिल जाए तो आनंद आएगा। तो हम उसको एक सही से गाइड कर सकते हैं कि आप किस तरीके के कार्य करें कि आपके जीवन में आनंद आए, और वो भी उसकी कॉन्शियस मांग रही है तब हम बात करेंगे। अगर कोई ऐसा उपद्रवी है जिसे पैसे ही से सुख आएगा, तो फिर हम उसे वही रास्ता बताएंगे कि खूब पैसे ले आओ पहले। राहु को सुकून आएगा उसी चीज से कि वो जब अति कर देगा तभी उसे मजा आता है। तो राहु प्रोमिनेंट वाले भी लोग होते हैं तो उनको उस तरीके की एडवाइस देते हैं कि आप इस तरीके के काम करो। तो सही है। हम लोग जो है व्यक्ति को एक सही जीवन दे सकें, और साथ साथ हमारा तो ये मानना है कि जल्दी से जल्दी कोशिश में है कि हम लोगों को सिखाएं कि आप बिल्कुल। सीख जाओ। देखिए, हमारी भी एक फैन फॉलोइंग है जो सरल भाषा में समझती है हमें, तो हम सोचते हैं हमारा एक फर्ज है कि हम उस दिशा में, वो लोग जो मानते हैं उनको सरल भाषा में ज्योतिष का ज्ञान दे पाए। ये हमें महसूस जी, होता है, और उस दिशा में हम काम शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, वो वीडियो भी हम देखेंगे जब आएँगे, जी जी बिल्कुल। तो और ज्योतिष के बारे में ज़्यादा जानेंगे। जी जी जी, जी। बिल्कुल। ठीक है सखा जी, हमने एस्ट्रोलॉजी पे आई थिंक लगभग बात कवर कर ली है। अगर कुछ है, कोई स्पेशल मैसेज तो आप वो दे सकते हैं, फिर हम इंटरव्यू को रैप अप कर सकते हैं। मेरा एक ही चीज कहना है कि हुँ, एस्ट्रोलॉजी का मैं चाहता हूं कि दुनिया में सम्मान होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से ये दुनिया बहुत समय से ऐसी भाषा की तलाश में है जिससे कम बोले ज्यादा संवाद किया जा सके। ये सदा से खोज है, ये पूरी पृथ्वी पे आज तक खोज चलती आई कि एक ऐसी भाषा जो कि यहां से निकले और आप तक पहुंचे और उसमें अंतर ना हो गया हो। तो अभी तक गणित की भाषा एक ऐसी भाषा लगती थी कि दो दूनी चार की भाषा है, लेकिन गणित की भाषा में दिक्कत है कि उसमें काव्य नहीं है, उसमें इतना ज्यादा सांख्य है कि जगत का सौंदर्य छिन जाएगा। इसलिए वो पूरी मनुष्यता पे लागू नहीं हो पाई, बल्कि जो बहुत बड़े गणितज्ञ हुए वो पागल जैसे दिखते हैं। जैसा रामानुज वगैरह, वो उनकी जिंदगी में कोई आनंद ही नहीं है, वो पागल जैसे हो गए। तो यहाँ पे आके ज्योतिष एक बहुत अच्छी एक लैंग्वेज तैयार हम कर सकते हैं, जिसमें लोगों को, जैसे हम और आप हैं, अगर कभी हमारे आपके बीच मतभेद हो तो हम मतभेद के, हम अपने शब्दों पे और उन सब पे व्यक्ति को, पूरे कैरेक्टर को ना डिसाइड करें, बल्कि हम डिसाइड करें कि इस समय ग्रह ऐसे चल रहे हैं जिन्होंने ऐसे मतभेद करा दिए। तो बिल्कुल। अगर हम ग्रहों को जिम्मेदार बनाएं तो हम व्यक्तियों को सूली नहीं चढ़ाएंगे, हम व्यक्तियों की हत्या नहीं करेंगे। हम समय को दोष देके, समय इतना विशाल है, वो परमात्मा है, हम परमात्मा को दोष दे दें तो जैसे होता ना, उन्होंने कहा ये तो भाग्य में लिखा है बेटा, किसी को हाँ, किसी ने धोखा दिया होता है, बेटा ये तो भाग्य में लिखा है। तो भाग्य मतलब टोटल एक्सेप्टेबिलिटी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाग्य कई लोग समझ नहीं पाते, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी भी कहां सब समझ पाते हैं। लेकिन यदि उनके पास ज्योतिष की नॉलेज होगी तो उन्हें कैलकुलेटिव माइंड को भी पता होगा कि इस वजह से फला व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा किया, तो क्षमा करो, वक्त की बात है, जी। ये सही हो जाएगा। हुँ, तो हम जगत में बहुत ज्यादा जो है वो आनंद को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब सभी को ज्योतिष की नॉलेज हो, तो हम एक उसी भाषा में बिल बात कर सकते हैं। बिल्कुल, सभी को एक समझ हो। हाँ, तो या एक-दूसरे या को समझ सकेंगे, या सिचुएशन एक और पर्सन को। यस, एक दूसरे को समझ सकें। हम यहाँ व्यक्तियों की निंदा ना करें, उनकी परिस्थितियों हुँ, की हम बात करें, और फिर उसमें बिल्कुल। सुधार पे भी काम हो सकता है। अगर एक समाज हुँ, में एक व्यक्ति है वो पागल है, और वो उसका बुद्ध खराब हो गया है, और उसके बुद्ध में कुछ चीजें हैं, तो अगर सबको पता हो कि ये पागलपन का लक्षण बुद्ध बुद्ध की वजह से खराब होता है, तो सभी लोग उसके साथ जिस तरीके का व्यवहार करेंगे, अचानक ही वो रेमेडी का काम भी करेगा और वो व्यक्ति ठीक हो सकता है। कोई व्यक्ति शनिचरी स्वभाव का है, उसके चेहरे से पता लग सकता है कि इसका शनि प्रोमिनेंट है, तो उसके निकट के लोग समझ जाएंगे कि ये कटु सत्य बोलेगा। और जब कटु सत्य बोलेगा तो कभी कभी वो अपने कैरेक्टर के कारण बोल रहा है। जैसे मेरा है, शनि प्रोमिनेंट है, अब ऐसी स्थिति में मैं बिल्कुल सीधा सच बोलता हूँ, तो कई बार लोगों को हर्ट होता है। तो अगर वो लोग जाने कि स्वामी जी का हुँ, स्वभाव ऐसा है, तो फिर उनका, मेरा स्वभाव ये है। अब ओशो का स्वभाव अलग ढंग का था,
वो अलग ढंग से व्यक्त करते थे, मैं अलग ढंग से व्यक्त करता हूँ, आपका अपना स्वभाव है, तो आप जी, अपने ये ढंग से व्यक्त करेंगे। तो स्वामी इस जी नहीं बोल रहे, शनि बोल रहा है, उसकी इफ़ेक्ट बोल रही है। यस, 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 तो हम हाँ, ये हम क्यों बोले? अवेयरनेस। हम हाँ। यस, हम बोल सकते हैं कि ये शनि इस तरीके से बात कर रहा है। अच्छा, और मुझे एक प्रश्न ये भी आया, हम रैप अप करें उसके पहले कहीं आपने ही बात की, ये एस्ट्रोलॉजी की बात आती है तो साथ में बात आती है रेमेडी की। जी। तो आपका क्या ढंग है? आप हाँ, रेमेडी देखिए देते हैं किस प्रकार? हुँ, नहीं, नहीं, रेमेडीज़ वर्क करती हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी तक रेमेडीज़ का सबसे अच्छा जो उपाय खोजा गया था, वो उपाय था कि हम नग धारण कर लें। बिल्कुल, हाँ। सबसे अच्छा उपाय नगों का था, लेकिन नग काम करते हैं एक लिमिट तक। हमने कहा ना, हम इससे थोड़ा आगे चले गए। अब हमने ऐसे रागा खोज लिए हैं जो नगों से ज़्यादा पावरफुल हों। नहीं, जैसे वो उपवास करते हैं कोई। मैं फिर कह रहा हूँ, अच्छा, उपवास हुँ, भी एक चीज़ है, उपवास हुँ, भी एक चीज़ है। हम आपसे कह रहे हैं कि हम आपका उपवास की किसे ज़रूरत है? जिसका अपने मन पे कंट्रोल नहीं है। अब आप बात समझिए, जिसका अपने मन पे कंट्रोल नहीं है, उसे उपवास की ज़रूरत है। उपवास वो व्यक्ति करेगा, तो उसे मन पे कंट्रोल आएगा। मन पे कंट्रोल आएगा, तो भोजन से संबंधित सबसे ज़्यादा होता है, कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति को हम ऐसे रागा दे सकते हैं कि उसे मन पे कंट्रोल आ जाए। हुँ, उसका अल्टरनेट। उसकी कुंडली कुंडली स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद उसे एक रागा दे सकते हैं। हम इस पे भी काम कर रहे हैं, हम अपने ही यहाँ पे सखा वेलनेस में क्योंकि हमारे सखा परिवार में कई बच्चे जो सन्यासी दृष्टिकोण से निकले हैं, अभी सबकी कुंडली पे हम काम कर रहे हैं। और मैं आफ्टर 19 उन सबको 2-2 रागा देने वाला हूँ। एक रागा वो जिससे उनकी आत्मा का ग्रो हो, और दूसरा रागा वो जिससे उनके मन का सैटिस्फैक्शन हो। दोनों रागा उनको दूंगा, सिर्फ इसलिए कि अगर वो रागा यूज करते हैं तो उनका मन भी प्रफुल्लित रहे और उनकी आत्मा भी ग्रो कर सके। और ये इतना सिंपल है, अगर कोई लोग मुझसे बात करें तो हम आगे चल के ऐसा कर सकते हैं कि हर व्यक्ति जो मुझसे संपर्क करे उसे हम 2 रागा पकड़ा दें कि तुम बस इसी को करो, इतने दिन करो, कोई 45 दिन, कोई 50 दिन, कोई 1 साल, जिसका जैसा निकलेगा। वो सिर्फ उस रागा को सुने, उसे कुछ नहीं करना है। सोते मतलब वक्त सुनना और है सुनना रागा है, को। आपको कुछ नहीं, आपको सुनना है सिर्फ। और वो सुनने हुँ, से आपकी कॉन्शियस का वो पार्ट जो है वो अपर साइड आ जाएगा। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि हमारे शरीर में चुंबक है, हमारे शरीर में चूना भी है, और हमारे शरीर में कैल्शियम है, और हमारे शरीर में रक्त भी है, कई सारी चीजें हैं, और हम उसमें से मैग्नेटिक गुजारे। अब मैग्नेट जब गुजारेंगे तो वो किस चीज को ऊपर ले आएगी? वो लोहे को ले आएगी। हुँ, लेकिन कोई ऐसा भी तो मैग्नेट हो सकती है जो कि खून को ऊपर ले आए। तो हम बिल्कुल। रागा को वो मैग्नेट का रूप में मानते हैं कि रागा एक ऐसी मैग्नेट है जो आपकी उसी एनर्जी को, खास एनर्जी को ऊंचाइयों तक लेके जा सकती है। तो इस तरीके से काम बहुत इजी है। हम जी, रेमेडी के एक नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं, जहां पे हम बहुत आसानी से आदमी को बिना ये नगों वगों में पड़े और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन किसी किसी केस में ऐसे भी होता है कि हमें उन्हें रागा के साथ साथ कुछ और भी बताना पड़ता है। अब उसको भी समझ लें आप यहाँ पे, वरना कहीं भूल हो जाएगी। किसी को हमने बताया, वो कहेगा आपने कहा था रागा ही बताएंगे केवल। हुँ, तो देखिए, जी, किसी व्यक्ति को हमने रागा बताया, और वो व्यक्ति का हमने देखा कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा है कि इसकी संकल्प शक्ति थोड़ी कमजोर है, तो हो सकता है ये रागा सुनने में भी ढीलापन दिखा दे। ऐसे व्यक्ति को, उसको हम थोड़ा सा कुछ और चीजें भी बताते हैं कि तुम ये एक्शन करो, ये चीजें करो। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रयोग हैं जिसमें हम तीनों नाड़ियों को बैलेंस करते हैं। हम उसे वो भी एडवाइस देते हैं कि आप ऐसा करो, तो नाड़ी बैलेंस होगी, आपका आपका ध्यान केंद्रित होगा, आप रागा सुनते वक्त भी अपने चित्त को छोड़ पाओगे, तो आपके चित्त में उसके प्रभाव आएंगे, उससे आपकी जिंदगी बदलेगी। बिल्कुल, मतलब इवॉल्विंग है, जैसे आप आते हो फिर जर्नी शुरू होती है, तो कोई माइंड फ्रेम नहीं बिल्कुल, बनाना है कि ये हिट नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल, जिसकी जितनी बिल्कुल। खोज है। बिल्कुल, हाँ, हुँ, जिसकी जिसकी जैसी कुंडली में, और हम तो भाई देखिए डे बाय डे नई-नई चीज़ों से गुज़र रहे हैं। और पृथ्वी पे हाँ, बहुत असंख्य लोग हैं जो बहुत यूनिक हैं। परमात्मा मुझ पे ऐसी कृपा बरसाए कि वो लोग भी हम पे पहुँचे, ताकि हम कुछ नए आयामों से भी परिचित हो पाएँ। क्योंकि मेरा लक्ष्य तो बिल्कुल, नई-नई चीज़ों को जानने में है, और साथ-साथ जगत के लिए जो कर सकेंगे वो करेंगे।
तो लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि समय के साथ-साथ ज्योतिष और मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी बदलाहट हम ला रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य जाति को इसका लाभ मिले। बस बिल्कुल। ये एक और देखिए इसीलिए हमने रिज़ॉर्ट्स बनाया, हमने यहाँ अस्पताल नाम नहीं दिया। बीमार ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, लेकिन हमने इसको अस्पताल नाम नहीं दिया, रिज़ॉर्ट्स नाम दिया। ये पहली बार ऐसा है कि एक आदमी एक ऐसी जगह आता है, जहाँ पे वो रिज़ॉर्ट जैसी फीलिंग में अपना इलाज करा रहा है। बढ़िया से सुंदर सी जगह जहाँ आके आदमी रहता है, जहाँ पे नाचना हो रहा है, जहाँ गाना हो रहा है, जहाँ पे उसे साधक भी मिलते हैं और जहाँ पे उसको देख-रेख करने के लिए, केयर टेकिंग करने के लिए कोई भी एम्प्लॉयी नहीं है। वो सब लोग वो हैं जो सखा परिवार के बच्चे हैं। तो उस व्यक्ति को उनके साथ मित्रता भी महसूस होती है, परिवार भी महसूस होता है। तो सही एक है। नए तरीके का हमने डिज़ाइन किया और भविष्य में हम बहुत सारे अस्पतालों को ये सोचने पे मजबूर कर देंगे कि कितनी सारी गलतियाँ वो कर रहे हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल, धन्यवाद सखा जी, आपने आज काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी और प्रश्न के अलावा भी दी। तो हम फिर कभी और मिलेंगे और कुछ इंटरव्यू बिल्कुल, करेंगे और बिल्कुल, स्वामी जी की बिल्कुल। सभी डिटेल्स सभी व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं और आगे की जानकारी ले सकते हैं। खूब-खूब धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।